हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहानी राज़ हयात पार्ट 3 कहानी शुरू करते हैं। हयात को ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया था। शायद दुख हमें सिखाने के लिए ही आते हैं, हमें संवारने के लिए ही आते हैं। गम नसीब वालों को ही मिला करते हैं। यही हमारी आजमाइश भी होती हैं। अगर हम अपने रब की तरफ रुजू कर लें तो वो रहमान हमें अपने कुर्ब की लज्जत अता कर देता है। फिर हमें हर गम इसकी अता लगता है। अगर इसके साथ कोई परेशानी वाबस्ता होती भी है तो वो इतनी अजियतनाक नहीं होती जितनी इन लोगों के लिए जो अपने किए का अजाब दुनिया में ही भुगत रहे होते हैं। इनकी बर्दाश्त को इनसे छीन लिया जाता है, इनको इस मादी ज़िंदगी में उलझा कर रख दिया जाता है और वो इस आरज़ी दुनिया को हासिल करने के लिए भागते चले जाते हैं। इनके पास वक्त नहीं होता ताकि वो अपनों की खुशियों में खुश हो सकें और अपनों के गम की किरचियाँ इनके साथ मिलकर चुन सकें। वो भागते चले जाते हैं और सुकून की तलाश में होते हैं। वो महलात खड़े करते हैं, बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, लेकिन ये मादी चीज़ें इन्हें कभी सुकून नहीं देती। ये वो आर्ज़ी खुशियाँ हैं जो बहुत जल्द इन्हें बेसुकून कर देती हैं और वो किसी नए सुकून की तलाश में लग जाते हैं। सुकून तो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है, इसे पाने के लिए अपने मन का सफ़र करना पड़ता है। गम, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ अगर आजमाइश की सूरत में हों और इंसान इस आजमाइश की कसौटी पर पूरा उतर जाए तो इसे दुनिया में ही एक ऐसा तोहफ़ा अता कर दिया जाता है जिसे हम सुकून कहते हैं। हयात अपने बच्चे का दुख भी झेल गई। इसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। जो रकम इससे मिलती वो अपने घर भिजवा देती। आजकल वो कपास के फूल चुन रही थी। ये खेत आदम के वालिद के थे जो गाँव के नेक नाम ज़मींदार थे। आदम कभी कभी अपने खेतों का रुख कर लिया करता था, लेकिन इस मौसम में वो अक्सर वहाँ आने लगा। वो हयात अभी तक इसकी यादों में ज़िंदा थी जिसे इसने गांव के स्टॉप पर देखा था। जब वो इसे अपने खेतों में काम करती हुई नज़र आई तो वो इसे देखने के लिए खेतों में आ जाया करता। आदम की ये मोहब्बत हयात के लिए एक नई आजमाइश थी या इसके दुखों का मदावा, ये सिर्फ कातिब तकदीर ही जानता था। हयात ने कभी आदम को आंख भरकर नहीं देखा था। वो दूध की जली थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आदम की खामोश मोहब्बत अपना रंग दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हयात मोहब्बत की लौ को महसूस किया करती जब आदम इसे चुपके चुपके देख रहा होता। इस बार मुंशी छुट्टी पर था और आदम की जिम्मेदारी थी कि वो उजरत तकसीम करता। ये पहली बार था कि वो आमने सामने हुए। आदम बहुत एहतराम के साथ हयात से पेश आ रहा था। ये इसकी फितरत में था, इसमें इसकी तरबियत का बहुत अमल दखल था। मानो बाहमी एहतराम मोहब्बत का पहला कदम ही तो है। सच्ची मोहब्बतें एहतराम से गुंदी होती हैं, महबूब के एहसासात का, जज्बात का, ख़यालात का और सबसे बढ़कर इसकी पाकीज़गी का एहतराम ही तो मोहब्बत है। मोहब्बत का दरवाज़ा इन्हीं के लिए खुलता है जो अपनी मैं को अपने मन से निकाल बाहर करते हैं। मोहब्बत सर झुकाने से मिलती है। मुझे अफसोस हुआ था आपके बच्चे का सुनकर। हयात ने चौंक कर आदम को देखा और अपना सर झुका दिया, लेकिन आदम ने इस मुख्तसर लम्हे में भी इस नमी को देख लिया था जो इसकी बात सुनकर हयात की आंखों में तैरने लगी थी। अगर दुख की कोई ज़ुबान है तो आंसू हैं। कुछ बाहर बहते हैं और कुछ अंदर। मन को भिगोने वाले आंसुओं का एहसास और कदर करने वाला अगर कभी ज़िंदगी में मिल जाए तो इसे अपने दुख दर्द का साथी बना लेना, यही सच्चा दोस्त होता है। माँ का दुख आदम के दिल को चीर रहा था। इसने जल्दी से हयात को अदायगी की और वो घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इसके होंठ कपकपा रहे थे और वो आदम का रस्मी तौर पर शुक्रिया अदा न कर सकी। हयात सोचों में घिरी हुई थी। क्या आदम सब जानता था? नहीं, वो कैसे जान पाता? गांव बहुत छोटी सी दुनिया होती है। आदम भी वही जानता था जो सब जानते थे। हयात एक बेवा थी जिसका चंद दिनों का बच्चा फोत हो गया था। लेकिन हयात आदम के बारे में इतना क्यों सोच रही थी? कहीं इसने आदम को अपने दिल के तख्त पर तो नहीं बिठा लिया था जो अभी तक खाली पड़ा था। हयात की ख़ज़ां रसीदा ज़िंदगी में आदम बहार बनकर आ चुका था, सिर्फ इजहार बाकी था जिसका वक्त भी आन पहुंचा। आदम आज खुसूसी तौर पर हयात से मिलने के लिए आया था। वो इसे एक तहरीरी पैगाम देना चाहता था।
اپنے دل کا پیغام۔ اس نے وہ رکا اپنی مٹھی میں بند کیا اور حیات کے پاس پہنچ گیا۔ حیات پھول چننے میں مصروف تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ آدم نے بھی اسے اپنے لیے چن لیا ہے۔ وہ اس سے مخاطب تھا: حیات جی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ بس یہ پڑھ لیجئے گا۔ اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجیے گا۔ اس نے وہ رکا حیات کی طرف بڑھا دیا، جس کا دل یہ سب سن کر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ محبت اپنے اظہار سے پہلے ہی اپنی خوشبو سے دلوں کو مہکا دیا کرتی ہے۔ مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ آدم نے حیات کے ہاتھ پر وہ خط رکھا اور کچھ مزید کہے یا سنے وہاں سے چل دیا۔ حیات اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک آدم نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ حیات کے جذبات و احساسات کا احترام کیا گیا۔ اسے انتخاب کا حق دیا گیا۔ اسے ایک کھلونے کی طرح چھین لینے یا خرید لینے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اسے اختیار تھا کہ وہ آدم کو حاصل کر لیتی یا اس کی محبت کو ٹھکرا دیتی۔ آدم کے رویے نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، لیکن وہ اس کے خیالات جانے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اسے فرصت ملی وہ آدم کی تحریر پڑھنے لگی۔ میں آدم ہوں، مجھے زیادہ الفاظ تو نہیں آتے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میری وہ جنت ہیں جس کی میں تلاش میں تھا۔ پہلی نظر کی محبت کو میں مانتا نہیں، اس لیے کہ محبت کا تعلق جسم سے نہیں، سوچ سے جڑا ہے۔ محبت الفاظ میں کبھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا جذبہ سچا ہوا تو وہ یقیناً اپنا رنگ دکھا دے گا۔ چشمے برا آدم۔ اظہار محبت سننے والے پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس پر بیت رہی ہو۔ حیات کے لیے آدم کا اظہار محبت حیات بخش ثابت ہوا۔ وہ امیر علی کے لگائے زخم بھول گئی۔ وہ اب مسکرانے لگی تھی۔ اس نے بہت عرصے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے خود پر پیار آ گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنا خیال رکھے گی۔ وہ خود کو سجانے لگی۔ گاؤں کے صحت افزا ماحول نے حیات کی دلکشی کو چار چاند لگا دیے۔ حیات نکھر گئی۔ اس نے جواب میں لکھا تھا: آدم جی، حیات سلام کہتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ جنت کو پانے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ حیات خود جنت کی متلاشی ہے اور اس سفر میں آپ کی رفاقت اس کے لیے باعث افتخار ہوگی۔ حیات نے اپنی دادوں کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آدم کے والدین اس کی خوشی میں خوش تھے۔ نکاح کی تقریب گاؤں میں ہی منعقد کی گئی اور حیات اور آدم ہم سفر بن گئے۔